मीनू गहरी नींद में सो रही थी। तुषार ऑफिस जा चुका था। चिंता ही क्या थी। मीनू के उठने से पहले सुमंत अपने बेटे के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार कर चुकी थी। सुमंत की काम करते समय एक नज़र सामने टंगी दीवार घड़ी पर थी। घड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और साथ ही सुमंत का गुस्सा भी। वह गुस्से में बड़बड़ाई, 10 बजने को हैं और महारानी का अभी उठने का नाम नहीं है। काम करने के लिए तो बाप ने नौकर भेजे हैं ना। शर्म नाम की तो कोई चीज है ही नहीं कि बूढ़ी सास काम कर रही है तो मैं भी उठकर कुछ कर लूं। अरे क्यों बड़बड़ा रही हो भाग्यवान। पहले तो तुमने ही लाड प्यार में बहू को सिर पर बैठा लिया और अब रोती हो। हाँ हाँ, मेरी तो मती ही मारी गई थी जो बहू को बेटी समझ बैठी। पर बहू तो मुझे नौकरानी ही समझती है, तभी तो अब तक सो रही है। मीनू अलसाई हुई उठी और बोली, ये क्या घर में हंगामा मचा है। लोग चैन से सोने भी नहीं देते। अब तो उठना ही पड़ेगा मीनू। मीनू उठकर बाहर गई तो सास के माथे पर पड़ी सिलवटें देखकर समझ गई कि सासू माँ का पारा चढ़ा हुआ है। अरे मम्मी जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? आप अंदर जाकर आराम कीजिए। ये सब करने के लिए मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। हाथ मुंह धुले नहीं और चली आई रसोई में। जाओ जाकर नहा लो। मैंने रसोई का काम निपटा दिया है। तुम बस नहाकर खा लेना और उसके बाद फिर से सो जाना। रात भर फोन चलाना पड़ता है ना। मीनू समझ गई कि उसकी सास उसे ताने मार रही है। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं? कोशिश तो करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊं, लेकिन सुबह तक सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आंखें ही नहीं खुलती। अब सुनना तो पड़ेगा ही। ऐसा करूंगी, कल सुबह जल्दी उठकर मम्मी जी को सरप्राइज दूंगी। हाँ। सुबह का काम तो सुमंत निपटा ही चुकी थी। अब दोपहर के खाना बनाने की बारी थी। मीनू ने पूछा, मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? फ्रिज सब्जियों से भरा पड़ा है, जो मन करे बना लो। मीनू ने फ्रिज देखा तो उसमें काफी सारी सब्जियां रखी थी। मीनू ने फ्रिज से भिंडी निकालकर बना ली और अपने सास ससुर को खाना परोस दिया। बहू कुछ भी सही, लेकिन तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। बहू के हाथ का कभी कभी मिलता है ना, इसीलिए स्वादिष्ट लगता है। मम्मी जी, अगर ऐसी बात है ना तो अब तीनों टाइम खाना मैं ही बनाया करूंगी। कल से आप जल्दी मत उठना, मैं जल्दी उठकर सब कर लूंगी। बस आप मुझसे नाराज मत होना। मीनू अपनी मीठी बातों से सुमंत को मोह लेती थी, इसीलिए उसका सारा गुस्सा पल भर में रफू चक्कर हो जाता था। सुमंत ने मीनू की तरफ तिरछी नजर से देखा और मुस्कुरा दी। शाम हो गई। सुमंत इंतजार में थी कि मीनू शाम की सब्जी बनाने के लिए पूछेगी, मगर ना तो वो कुछ पूछने आई और ना ही कुछ रसोई में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। बातें तो ऐसे कर रही थी जैसे अब ये तीनों टाइम खाना बनाकर दे देगी। लगता है महारानी फोन में लग गई है। 6 बजने वाले हैं, तुषार भी आता होगा। आते ही खाना मांगेगा। आज मैं भी देखती हूँ खाना कब बनाती है। 7 बज गए। तुषार भी ऑफिस से आकर टेबल पर आ गया। मीनू रसोई में गई, रोटियां सेकी और भिंडी अवन में गरम करी और लाकर टेबल पर रख दी। लगता है बहू ने तो आज सुपर फास्ट काम किया है। इतनी जल्दी रोटी सब्जी कैसे बन सकती है? जरा देखूं तो डोंगे में कि क्या बनाया है। सुमंत ने डोंगे का ढक्कन हटाकर देखा तो गुस्से से उसका दिमाग झंझना उठा। बहू, ये क्या? बासी भिंडी! अब ताजा कुछ नहीं बनाया? मम्मी जी, दोपहर से शाम तक क्या खाना बासी हो जाता है? इतनी सारी भिंडी की सब्जी रखी थी, बेकार ही तो जाती ना। गर्म करने के बाद बिल्कुल ताजा लग रही है। पागल लड़की, वो 2 किलो भिंडी थी, तुमने सारी बना डाली। मम्मी जी, इसमें पागल वाली कौन सी बात है? 2 दिन बाद भी तो दोबारा बनानी पड़ती, जिसमें डबल मेहनत लगती, इसलिए मैंने सारी बना दी। मीनू, हम लोगों को बासी खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए खाना ताज़ा ही बनना चाहिए। तुषार, आप भी मम्मी जी की तरह। भला दोपहर से शाम तक क्या बासी? किशन से खाने के समय ये विवाद सुनकर रहा नहीं गया। वह बोला, जिसे खाना है खा लो, वरना जाकर ताजा बना लो, लेकिन फिलहाल शांत रहो बस। उसे गुस्से में देख
सब शांत हो गए और चुपचाप खाना खाने लगे। मीनू ने सोचा, अरे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्यों ना आटा रात को ही गूंद कर रख दूं। सुबह और 15 मिनट लेट उठ जाऊंगी। हाँ। रात में सुमंत पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि फ्रिज में ढेर सारा आटा रखा हुआ है। वह जो रात में एक रोटी का आटा भी नहीं बचाती, इतना सारा आटा देखकर परेशान हो गई, लेकिन रात में किसी से क्या कहती। मीनू सुबह उठी और कुकर में दाल में सीटी लगाकर फटाफट रोटियां सेक दी। 5 मिनट में खाना तैयार। तुषार का लंच पैक कर वह नाश्ते के लिए पराठे बनाने लगी। कुछ ही देर में नाश्ता टेबल पर था। मीनू ने आवाज दी, आप सब लोग जल्दी बाहर आ जाइए, मैंने नाश्ता लगा दिया है। मीनू की आवाज सुनकर सब आ गए। सुमंत, प्यार से सारे काम हो जाते हैं। आज देखो तो बहू ने कितनी जल्दी तुषार का लंच और हमारा नाश्ता बना दिया। बनाएगी क्यों नहीं, जानते भी हो तुषार के लिए इसने बासी आटे की रोटियां बनाई हैं और हमारे लिए ये पराठे भी बासी आटे के बने हैं। इसे नहीं पता कि बासी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। मीनू ये सब सुन रही थी, लेकिन डर के मारे चुप रही। वह धीरे से सुमंत के पास जाकर बोली, सॉरी मम्मी जी, मैं डर गई थी कि अगर सुबह जल्दी आंख नहीं खुली तो, इसीलिए आटा रात में ही गूंद कर रख लिया था। सुमंत कुछ नहीं बोली और चुपचाप नाश्ता कर लिया। मीनू समय से जागने तो लग गई, मगर वह खाना बनाने में हमेशा आलस दिखाती रहती। इसलिए उसकी कोशिश रहती कि 2 वक्त खाना न बनाकर एक ही बार बना ले। एक दिन मीनू ने दोपहर में ढेर सारी उड़द की दाल बना दी। सोचा कि सासू माँ की फेवरेट है तो वो शाम को भी खा लेंगी। दोपहर के खाना खाने के बाद भी काफी सारी दाल बच गई। बहू, ये क्या, इतनी सारी दाल अभी बाकी है? मम्मी जी, वो ये दाल आपकी फेवरेट है ना, इसलिए ज्यादा बना ली थी। मुझे लगा फेवरेट खाना जब तक 2-3 बार न खा लो तब तक मजा नहीं आता। फेवरेट का क्या मतलब? और इतनी सारी दाल तो मैं 4 दिन में भी नहीं खा पाऊंगी। अरे मम्मी जी, मैं शाम को चावल बना लूंगी। गर्म गर्म दाल और चावल, आहा, मजा ही आ जाएगा। मुझे तो बहुत पसंद है उड़द की दाल और चावल। दोपहर में दाल और रात को उड़द की दाल के साथ चावल खाकर मीनू के पेट में गैस बन गई, जिसकी वजह से उसका पेट फूल गया और उसे उल्टियां होने लगी। मीनू, तुम ठीक तो हो ना? लगता है बासी दाल और चावल ने पेट में गैस बना दी है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो तुषार, चलो, वरना लगता है ये पेट फूल जाएगा। हाय 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 की आवाज सुनकर सुमंत भी वहां पहुंच गई और उसे बासी खाने के लिए बातें सुनाने लगी और कहने लगी, कितनी बार कहा है कि बासी खाना मत रखा करो, इतना ही बनाया करो जितना निपट सके। अब पता चल रहा है ना कि कामचोर होने का नतीजा क्या होता है। तुषार मीनू को हॉस्पिटल ले गया। देखिए, इन्होंने कोई गैस बनाने वाली चीज़ या बासी खाना खाया है। फिलहाल दवाई दे दी है, लेकिन बासी खाने से परहेज बनाए रखें, वरना गैस की वजह से बीपी बढ़ सकता है या ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मुझे कसम है जो आज के बाद मैंने कभी बासी खाना बनाया तो आज के बाद मैं हमेशा ताज़ा खाना बनाऊंगी। हाँ, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती ना, तब तक अकल नहीं आती। अब तो समझ गई कि बासी खाने को मैं क्यों मना करती थी। मैं समझ गई और अब मैं सबको समझाऊंगी कि बासी खाना तो किसी दुश्मन को भी नहीं खाना चाहिए। ये सुनकर सब हंस पड़े और फिर मीनू की बासी खाना रखने की आदत हमेशा के लिए छूट गई। रामदीन का बेटा अशोक और बहू काजल गांव से मुंबई काम करने के लिए गए थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था अंशिका। सब ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन गांव में रामदीन के पास अशोक के अचानक गुजर जाने की खबर आती है। यह खबर मिलते ही रामदीन अपनी पत्नी सोमा को साथ लेकर तुरंत पांव मुंबई जाता है। रामदीन मुंबई में बेटे की चिता को देख कह रहा है, बेटा तो भगवान को प्यारा हो गया। हाँ, बहू और पोती यहाँ मुंबई में किसके सहारे रहेंगे? बहू मान जाए तो इन्हें
अपने साथ गांव ले चले। अब तो यही सही रहेगा जी। काजल अपने सास ससुर की बात मान लेती है और उनके साथ गांव में आकर रहने लगती है। उनके आने से परिवार का खर्च बढ़ गया था, इसीलिए रामदीन सोमा से कहता है, हम दोनों का गुजारा तो थोड़ी बहुत मजदूरी करके चल जाता था सोमा, पर अब बहू और पोती भी आ गई हैं, इसलिए ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी। और कर भी क्या सकते हैं जी, हमें अपने ही कंधे मजबूत करने पड़ेंगे। हाँ, पर इस बुढ़ापे में इतना बोझ उठाना आसान भी तो नहीं है। रामदीन खेतों में मजदूरी का काम करता था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और शाम को घर आता तो शरीर जवाब दे जाता। सोमा, आज तो बहुत कमर दर्द कर रही है, कोई मरहम लगा दो तो कुछ दर्द कम हो जाए, रात में चैन से सो सकूं फिर। अभी लगाती हूँ जी, भगवान ने बुढ़ापे में कैसे दुख दिए हैं। बैठकर खाने की उम्र में कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। काजल अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है और इसके साथ ही उसे अपने आप से घिन भी होने लगती। वह सोचती है, जिसके शरीर में दम है वह तो बैठकर रोटियां तोड़ती है और जिसकी बूढ़ी हड्डियों को आराम की जरूरत है वह हड्डियों से काम लेता है। यह कहाँ का न्याय है। नहीं नहीं, मैं कल से बाबूजी को मजदूरी पर नहीं जाने दूंगी। हाँ। अगले दिन जैसे ही रामदीन खेतों में काम करने के लिए जाने लगता है तो काजल हिम्मत दिखाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबूजी, आज से आप काम नहीं करेंगे, आप घर पर आराम करेंगे। बेटी, अगर मैं आराम करूंगा तो फिर काम कौन करेगा? काम मैं करूंगी बाबूजी। काजल से काम करने की बात सुनकर रामदीन और सोमा दोनों हैरान रह जाते हैं। रामदीन कहता है, पर तू क्या काम करेगी बेटी? दादाजी, मम्मी को अच्छे वाला पाव भाजी बनाना आता है। मम्मी, तुम पाव भाजी की दुकान खोल लो ना, खूब चलेगी। बात तो अंशिका की भी ठीक है बाबूजी। अगर तुझे यही सही लगता है तो फिर पाव भाजी बेचने का ही काम कर ले। सास ससुर से इजाजत मिलते ही काजल सड़क किनारे पाव भाजी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। गांव में मुंबई का लजीज पाव भाजी खाने के लिए आइए, स्पेशल मक्खन और मसालों से बनी पाव भाजी। ग्राहक ने पूछा, पाव भाजी का प्लेट कितने का दिया है? 50 रुपए का एक प्लेट साहब, दूं क्या? हाँ हाँ, दे दीजिए। काजल बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी, शुद्ध मक्खन और घी इस्तेमाल करती थी और उसके मसाले भी खास होते थे, इसीलिए लोगों को उसकी पाव भाजी खाना बहुत पसंद आता है और उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगती है। काजल रुपए गिनते हुए कहती है, चलो कुछ तो काम चला, अगर और मेहनत करूंगी तो अच्छा भी चलने लगेगा। फिर जैसे ही काजल का मुंबईया पाव भाजी का काम कुछ अच्छा चलने लगता है, अचानक ही एक संकट आ खड़ा होता है। मार्केट कमेटी के कुछ लोग उसकी ठेली को उठाने के लिए आ जाते हैं। कर्मचारी कहता है, देखो, यहाँ ठेली लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तुमने परमिशन नहीं लिया है, चलो बे उठाओ इसका तामझाम। दया कीजिए साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा सामान मत उठाइए। अरे भाई, तो तुम गरीब हो तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो ऊपर जवाब देना होता है। अरे मुंह क्या देख रहे हो, चलो उठाओ बे सामान, फेंको यहाँ से। रहने दीजिए साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिए। काजल उन लोगों के सामने ऐसे ही रोते हुए गिड़गिड़ाती जा रही थी कि तभी वहां नवीन आ जाता है और कहता है, क्यों बे, इस गरीब को परेशान करके क्या मिलेगा तुझे? इसके सामान को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर आप कौन होते हमें मना करने वाले? मैं इस मार्केट कमेटी का मेंबर हूँ और यहाँ मेरी कई दुकानें हैं, समझे? यह सुनते ही मार्केट कमेटी के लोग वहां से बिना बहस किए रफू चक्कर हो जाते हैं और काजल रोते हुए नवीन से कहती है, आज तो मुझ गरीब को आपने बचा लिया, पर ये लोग कल आए तो न जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मेरी एक छोटी सी दुकान खाली पड़ी है, आप अपना पाव भाजी उसमें रखकर बेचिए। पर आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं साहब? मुझे ऐसी वैसी तो नहीं समझते ना? अरे ये क्या कह रही हो?
भला कोई भाई अपनी बहन को ऐसी वैसी कैसे समझ सकता है? पर आप हैं कौन, यह तो बता ही दो ना। देखो, मैं कौन हूं और क्या हूं ये तो बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन मुझे अपने सगे भाई जैसा समझो और मन लगाकर अपना काम करो। उस दिन के बाद काजल मुंबई का लजीज पाव भाजी दुकान में बनाकर बेचने लगती है और उसका काम अच्छा चलने लगता है। साथ ही काजल नवीन के साथ अच्छे से घुल मिल भी जाती है। नवीन कहता है, आज तो तुम्हारे हाथ की बनी पाव भाजी खाने का बड़ा मन है। तो खाओ ना भैया, मन को क्यों तरसाते हो। धीरे धीरे नवीन काजल की हर काम में मदद करने लगता है और काजल बहुत ही खुश रहने लगती है। एक दिन नवीन काजल के साथ उसके घर आता है। वह काजल से हंस हंस कर बातें करता है। यह देखकर उसकी सास सोमा को कुछ अजीब सा लगता है और वह कहती है, कहीं हमारी बहू बहक तो नहीं गई है? इस लड़के के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई लगती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, काजल बहू तो खरा सोना है, खरा सोना। उस पर कभी शक मत करना। भगवान करे आपकी बात ही सच हो जी। फिर कुछ ही दिनों में काजल की तरह उसकी बेटी अंशिका भी नवीन के साथ बहुत घुल मिल जाती है और काजल के सास ससुर को लगता है कि शायद नवीन ने उनकी जिंदगी में अशोक की जगह बना ली है। सोमा कहती है, मामला तो बिगड़ता ही जा रहा है जी। मुझे तो लगता है कि बहू हमारे अशोक को भुलाकर इस नवीन के रंग में रंग गई है। देखो तो, हमारी अंशिका भी उस नवीन के साथ कैसे घुल मिल गई। अब तो मुझे भी बहू पर संदेह होने लगा है सोमा। हमने इसे मुंबई से गांव लाकर बड़ी भूल कर दी जी। समय बीतता जाता है और नवीन और काजल की चर्चा गांव में होने लगती है। पास पड़ोस के लोग रामदीन और सोमा पर ताने कसने लगते हैं। एक दिन पड़ोस की रमा और कांता तो हद ही कर देती हैं। रमा कहती है, क्यों रे बुढ़ाऊ रामदीन, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? विधवा बहू गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है और तू है कि घर में छिपा बैठा है। हाँ, उस मुंबई की बिगड़ैल को यहाँ गांव लाया ही क्यों? अब देखना तेरी कैसे नाक कटवाएगी कुलच्छनी। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले वह कोई बड़ा कांड करे, उसे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दो। अगर तुमसे ये ना हो तो तुम ही कहीं निकल जाओ। रामदीन और सोमा उन औरतों की बातें सुनकर खुद पर काबू नहीं रख पाते और ताव में आकर खुद ही गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। सोमा, बहू को जो गुल खिलाना है खिला लेगी। हम आज ही ये गांव छोड़ देते हैं। अब इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं जी। यही सोचकर रामदीन और सोमा घर छोड़कर चले जाते हैं। मगर किस्मत से रास्ते में उसे नवीन और उसकी पत्नी नताशा मिल जाते हैं। नवीन उनको देखते ही कहता है, आप दोनों इस तरह कहाँ जा रहे हैं? गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होगी पता ना था। पर आप घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? काजल ने आपको कुछ कहा क्या? बेटी, तुम काजल को कैसे जानती हो? क्योंकि मैं उसकी भाभी हूँ और वह मेरे पति मतलब नवीन की ममेरी बहन है। यह सुनकर रामदीन और सोमा तो जैसे अवाक ही रह जाते हैं। सोमा कहती है, क्या काजल जानती है कि यह नवीन उसका ममेरा भाई है? नहीं जानती माँ जी, क्योंकि नवीन सालों बाद काजल से मिला तो इन्होंने तो उसे पहचान लिया, पर अब तक वह इन्हें न पहचान पाई। फिर तुमने उसे ये सच छुपाया क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन की परीक्षा ले रहा था कि देखूं तो मुझे कब तक नहीं पहचान पाती। यह सुनकर रामदीन और सोमा दोनों की आंखें छलक आती हैं और वे मन ही मन कहते हैं, भगवान मुझे माफ करना, मैंने अपनी सोने जैसी खरी बहू पर शक किया। कोई अब बोल कर दिखाए मेरी बहू के खिलाफ, उसकी जबान काट लूंगी। हाँ। फिर रामदीन और सोमा नवीन और नताशा के साथ घर लौट आते हैं। काजल को जब नवीन की सच्चाई का पता चलता है तो वह फूली नहीं समाती।